अब हमारा जो मेन मुद्दा है वो है इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। और दोनों ही चैप्टर बहुत सिंपल हैं और बहुत ही सॉर्टेड है, यानी यहां पर कुछ डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं जिनसे सवाल आएंगे, उनके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हम इन चैप्टर्स को करेंगे और अगर मैं जो पॉइंटर्स बताऊंगा उनको आप लिख लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आते हैं क्वेश्चन, वेल एंड गुड, अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे। नहीं भी आते तो आराम से उन चीजों को सुन लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। इतनी तो आपकी रिटेनेंस पावर है कि 5 तारीख तक आप इन कॉन्सेप्ट्स को, एटलीस्ट स्टेटमेंट्स को रिटेन कर पाए और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। आइए भैया धूम मचाना शुरू करते हैं विद द चैप्टर इकोसिस्टम। और यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मार्क करने की कोशिश करिए। स्टेटमेंट 1, decomposition is a process in which detritus is degraded into simpler substances by microbes। डिकम्पोजिशन में माइक्रोब्स क्या करते हैं, किसी चीज को डिकम्पोज करते हैं, यानी ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ठीक बात है, डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन। लिग्निन और काइटिन को तोड़ना मुश्किल है मेरे भाई, लिग्निन और काइटिन को तोड़ना मुश्किल है। तो आपकी डिकम्पोजिशन ज्यादा बेटर कब होती है, डिकम्पोजिशन ज्यादा कब होती है, जब आपकी ऐसी चीजें आसपास अवेलेबल हों जो कि आसानी से टूटती हैं। कौन टूटता है इजीली? शुगर टूटता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स टूटते हैं। तो जिनमें नाइट्रोजन ज्यादा है, जिनमें शुगर ज्यादा है, जल्दी टूटेंगे। सेकेंडली, डिकम्पोजिशन कौन करता है? बैक्टीरिया और फंगस। जैसा कि सर ने आपको बताया था, फंगस कहां मौजूद होते हैं? वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में। इनको गर्मी पसंद है, इनको ह्यूमिडिटी पसंद है। तो वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, वार्म का मतलब क्या हो गया? अगर तापमान ज्यादा है, ह्यूमिड का मतलब अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, तो उस दौरान आपका बढ़िया तरीके से काम कर रहे होंगे डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजिशन ज्यादा कब होगी? इन दो कंडीशन में। और कम कब होगी? उल्टा कर दो, ह्यूमिडिटी घटा दो, टेम्परेचर कम कर दो, शुगर और नाइट्रोजन की जगह लिग्निन काइटिन ले आओ, डिकम्पोजिशन कम हो जाएगी। तो पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत। क्या हो जाएगा? उत्तर चौथा हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। डेट्राइटिवोर्स ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, फटाफट बताइए। डेट्राइटिवोर्स डेट्राइटस को तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्टिकल में, इसको क्या कहा जाता है? डेट्राइटिवोर्स, है ना, यानी डेट्राइटस पर ग्रो करने वाले। और डेट्राइटस मतलब मरा हुआ मैटर, मरे हुए मैटर पे आप डिकम्पोजिशन करते हो। और इस डिकम्पोजिशन के फर्दर 5 स्टेप होते हैं, उनमें से कुछ स्टेप यहां पर लिखे हैं, मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्टली क्या बात होने वाली है। यहां पर समझ लीजिए, एक पत्ता है, ये डाली पे से गिर गया, तो ये पत्ता अगर डाली पे से गिर गया मेरे दोस्त, तो ये अब डेड हो गया, पेड़ का पार्ट नहीं रहा। तो सबसे पहले इस पे क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन होगी। इस पत्ते पे आपका अर्थवर्म वगैरह ग्रो करेंगे और इसकी फ्रेगमेंटेशन कर देंगे, यानी इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, टुकड़ा 1, टुकड़ा 2, टुकड़ा 3। फिर यहां पर छोटे छोटे अगर कोई वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? जमीन के अंदर चले जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? सेकंड प्रोसेस कहा जाता है। इसको कहते हैं हम लीचिंग, इसको कहते हैं लीचिंग। जिस प्रकार से लीच हमारा खून चूस लेता है, उसी प्रकार से यहां पर धरती जो है ये क्या कर लेती है? वाटर सॉल्युबल मिनरल्स को खींच लेती है और आपका ग्राउंड वाटर में ले जाती है, अनअवेलेबल हो जाते हैं। तीसरा यहां पर स्टेप क्या होगा मेरे दोस्त? तीसरा यहां पर ये जो अब आपके छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन टुकड़ों के ऊपर केमिकली अटैक करने लगेंगे आपके कौन? डिकम्पोजर्स, यानी आपके बैक्टीरिया फंगस इनके ऊपर केमिकली अटैक करने लगेंगे। तो इनके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, केमिकली छोटे छोटे टुकड़े करना मतलब कैटाबॉलिज्म। तीसरा प्रोसेस कैटाबॉलिज्म। फिर ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? ह्यूमस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ह्यूमिफिकेशन। क्योंकि आप अपने घर की ठूठी हमेशा खुली नहीं रखते, हमेशा आपके घर में पानी नहीं चलता रहता। जब आपको जरूरत होती है पानी की, आप ठूठी खोलते हो, पानी ले लेते हो। जब पानी की जरूरत खत्म हो जाती है तो ठूठी बंद कर देते हो। हमें इसी प्रकार से एक रिजर्वायर चाहिए जिसको हम कहते हैं ह्यूमस, अमोर्फस डार्क सब्सटेंस, जो कि मिट्टी की ऊपर वाली लेयर पे पाया जाता है। जब जब न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जब जब मिनरल चाहिए, इस ह्यूमस को ब्रेक डाउन करेंगे हम और क्या कर लेंगे? मिनरलाइजेशन करवा लेंगे, मिनरल्स ले लेंगे। अदरवाइज ये ह्यूमस आपका मिनरल्स को स्टोर करके पड़ा रहेगा। क्योंकि अगर हमने मिनरल्स को स्टोर नहीं किया, ह्यूमस नहीं बनाया, तो दिक्कत हो जाएगी। एक फसल हमने उगाई, सारा का सारा मिनरल वही चूस जाएगी, तो अल्टीमेटली अगली साल जो हमारी फसल उगने वाली थी उसके लिए हमारे पास कुछ बचा ही नहीं।
दैट्स व्हाई हम लोगों को एक रिजर्वायर चाहिए जिससे जितनी जरूरत है उतने मिनरल निकालने, बाकी स्टोर पड़े रहे। ये 5 आपके प्रोसेस होते हैं। ये इसीलिए मैंने डिटेल में बताया क्योंकि आने वाले कई क्वेश्चन इन प्रोसेसेस के ऊपर बेस्ड है। और हर साल एक सवाल आता है, अगर आप इस बात को समझ चुके हैं फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन को, तो मुबारक हो, 4 नंबर आपके कंफर्म हो गए हैं पेपर के अंदर। आगे देखिए, जलवा दिखाता हूं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? गंदी बात कौन सी है, फटाफट बताइए। गंदी बात कौन सी है बताइए। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट। सी में क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास कम होता है, जू प्लैंक्टन का ज्यादा होता है, मछली का उससे बड़ा होता है। तो ये क्या हो रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है सी में या पॉन्ड में या वाटर में आपका बायोमास का पिरामिड। तो ये बात आपकी गलत है, पहला ही उत्तर मिल गया। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। बिल्कुल, प्लांट से 10% एनर्जी हर्बीवोर में जाती है, हर्बीवोर से 10% कार्निवोर में जाती है, एंड सो ऑन। लिंडमैन साहब का 10% रूल लग जाता है यहां पे। तो एनर्जी तो अगले ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा कम 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 पहुंचेगी, तो एक पिरामिड जैसी शेप बनेगी। यहां तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। एकदम सही बात है। नंबर सबसे ज्यादा किसका है आपका, ग्रासलैंड में, ग्रासेस का। खरगोश उससे कम है, सांप उससे भी कम है। ऐसा थोड़ी कभी ग्रासलैंड में एकदम फुटबॉल खेलने लगे घास के मैदान में, पैर के ऊपर सांप ही लिपट गया, है ना, उस सांप से बचने के लिए दूसरा पैर हिलाने लगे, उस पर भी सांप लिपट गया। इतने सांप थोड़ी हैं ग्रासलैंड में। सांप का नंबर कम है, खरगोश का नंबर उससे थोड़ा ज्यादा है। 4-5 खरगोश इधर उधर भागते दिख सकते हैं, लेकिन ग्रासेस का नंबर सबसे ज्यादा है। तो अपराइट है ना। ग्रासेस यानी प्लांट से आप शुरू करते हैं और कंज्यूमर्स पे आप बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। अभी बना के देखा था, एकदम सही बात है। तो सिर्फ पहली बात आपकी गलत थी, एकदम सही बात है ना। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है तो मेरे भाई सही बात तो है, तो लास्ट रॉन्ग क्यों है, लास्ट रॉन्ग क्यों है बताइए फटाफट। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, तो बायोमास इन्वर्टेड तो है, फाइटोप्लैंक्टन का कम, जू प्लैंक्टन का ज्यादा, तो उल्टा हो गया ना, इन्वर्टेड हो गया। तो आपका पहला गलत है ना, डी क्यों बोल रहे हो आप। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, है ना। इन इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इजिकल टू एनपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से क्या घटा दो कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाए। आर क्या है आपका, रेस्पिरेशन में जो आपकी एनर्जी लगी है वो है आपका, है ना। तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी लॉसेस। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब प्लांट ने कितनी एनर्जी बनाई, फिर प्लांट ने रेस्पिरेशन के लिए अपनी एनर्जी काटी, थोड़ा सा खुद पे खर्चा किया, और बचा नेट जो कि एनिमल खा करके प्लांट से यूटिलाइज कर सकता है। आइए देखो भैया, आपको ट्रॉफिक लेवल दिए हुए हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, प्लांट जो खाना बनाते हैं। तो खाना कौन बना रहा है यहाँ पे, ग्रास, घास खाना बना रही है। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल क्या है, जो प्लांट को डायरेक्टली खाता है। प्लांट को डायरेक्टली कौन खाएगा, रैबिट खा जाएगा भैया, रैबिट खा जाएगा, है ना। फिर आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल क्या हो जाएगा यहां पर, और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल क्या हो जाएगा, मार्क करने की कोशिश करिए। क्या हो जाएगा यहां पर, आपका क्रो हो जाएगा, एंड देन वल्चर हो जाएगा। वल्चर तो बीच में नहीं आ सकता, तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे ही आएगा। आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए, ए का क्यू हो जाना चाहिए। दिस विल बी योर राइट आंसर। वल्चर जो है, गिद्ध जो है, वो तो सबसे ऊपर है ना, मरे हुए एनिमल्स को खाता है वो, कईयों के बाद नंबर आता है उसका। तो अल्टीमेटली डी वुड बी करेक्ट आंसर, है ना। आ जाओ। In relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statement is correct? सत्य वचन कौन सा है, फटाफट बताइए। Gross primary productivity is always more than net primary productivity. सही बात है, क्योंकि gross primary productivity में से respiratory losses माइनस करते हो तो NPP आता है। भाई इस R की वैल्यू कुछ तो होगी, चाहे इसकी वैल्यू पॉइंट्स में ही क्यों ना हो। भाई कुछ तो ऐसा है जो आप घटा रहे हो जीपीपी में, तब जाके आपका एनपीपी आ रहा है। तो जीपीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनपीपी, ये बात तो है ही। कोई ना कोई लॉस तो हो ही रहा होगा, रेस्पिरेटरी लॉस, एक सांस तो भर रहा है कोई जीवन में, बिल्कुल भर रहा है। तो आपका यही तो जवाब हो जाएगा, जीपीपी इज मोर देन एनपीपी। बाकी सारी बातें गलत हो जाएंगी कि जीपीपी और एनपीपी बराबर, एनपीपी आपका ज्यादा, ये सारी बातें गलत हो जाएंगी। ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गंदी बात कौन सी है। एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। हर लेवल पे एनर्जी बढ़ेगी कैसे, प्लांट को अगर एनिमल खा रहा है तो एनिमल में 10% ही तो एनर्जी पहुंची, कम हो गई। फिर बकरी को शेर खा रहा है तो शेर में और कम एनर्जी पहुंची और कम हो गई, तो डिक्रीज होती है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीजेस कोई जरूरी बात नहीं है,
है ना। पर पहले ही हमारी क्या है, गलत बात मिल गई हमको, तो उत्तर तो यही हो जाएगा। एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, घटता जाता है। बायोमास डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ये जो चीजें है ना, सेकंड और फोर्थ, ये अलग अलग इकोसिस्टम्स पे डिपेंड करती हैं। जैसे आपका बायोमास जो है डिक्रीज कब होगा, बायोमास डिक्रीज कब होगा, बायोमास डिक्रीज कब होगा, जब नॉर्मली आप जाएंगे एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, पेड़ का बायोमास ज्यादा है, शेर का बायोमास कम है। एक पेड़ का वजन हजारों केजी हो सकता है और एक खरगोश का वजन बहुत कम हो सकता है, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, डिक्रीज होता हुआ मिलेगा आपका बायोमास। नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीजेस, ग्रासलैंड में जाइए, घासें बहुत सारी हैं, खरगोश कम, सांप और कम, आपका एक पिरामिड देखने को मिलेगा। राइट, तो उत्तर क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट बताना था। एनर्जी कंटेंट बढ़ता नहीं है, कम होता है फर्स्ट से फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज फास्टर इन इकोसिस्टम ड्यू टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि हर तरीके से डिकम्पोजिशन बढ़ेगी, एक ही केस है जिसमें नहीं बढ़ेगी। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट, ज्यादा फंगस ग्रो करेंगे, ज्यादा डिकम्पोजिशन करेंगे। प्रेजेंस ऑफ एरोबिक सॉइल माइक्रोब, एरोबिक यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चीजें जल्दी टूटती हैं, हम भी ग्लूकोज को एरोबिकली तोड़ते हैं। डेट्राइटस रिच इन लिग्निन काइटिन, लिग्निन और काइटिन की डिकम्पोजिशन स्लो होती है, तो यही हमारा उत्तर हो गया। डेट्राइटस रिच इन शुगर, शुगर और नाइट्रोजन रिच डेट्राइटस आपका जल्दी जल्दी टूटता है, तो उत्तर क्या आ जाता है आपका, सी आ जाता है। Which of the following ecological pyramid is generally inverted? उल्टा पिरामिड किसका होता है, अभी आपको एक एग्जांपल बताया था, फाइटोप्लैंक्टन का जो मास है उससे ज्यादा मास जूप्लैंक्टन का था। तो पिरामिड का नंबर का पिरामिड आप देख रहे हैं ग्रासलैंड में, तो ये तो अपराइट ही होता है, घासें आपकी ज्यादा है, खरगोश कम, सांप कम, तो ये तो नहीं होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहता है, हायर लेवल पे एनर्जी कम होती है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में पेड़ का बायोमास ज्यादा, फिर जानवरों का, तो अल्टीमेटली अपराइट है। बायोमास इन सी, फाइटोप्लैंक्टन का यहां पर बायोमास जूप्लैंक्टन से कम है, तो उत्तर आपका डी आ जाता है। ये एक एक्सेप्शन है और इस पे सवाल पूछा जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा? प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर यानी प्लांट यहां पर क्या है आपका 10 ग्राम का है। प्राइमरी कंज्यूमर इसको जो खा रहा है वो कितने ग्राम का है, 60 ग्राम का है। और सेकेंडरी कंज्यूमर इसको जो खा रहा है वो कितने ग्राम का है, वो आपका 120 ग्राम का है, बढ़ रहा है आपका वजन, तो इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा। इन्वर्टेड पिरामिड किस चीज का, ग्राम में दिया हुआ है, तो ये बायोमास है, तो मास का पिरामिड हमने बनाया है, बायोमास का पिरामिड हमने बनाया है, वो भी आपका इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, एनर्जी की बात यहां नहीं हुई, नंबर्स की बात यहां नहीं हुई, और अपराइड पिरामिड यहां पर नहीं बना, बायोमास का पिरामिड बना है, वो भी उल्टा बना है। अगर आप इसको रखते हो तो उत्तर आ जाएगा आपका ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, गंदी बात कौन सी है? एनर्जी पिरामिड्स ऑफ एन इकोसिस्टम टेंड टू डिमिनिश एट हायर ट्रॉफिक लेवल। एनर्जी पिरामिड जो है इकोसिस्टम का, वो हायर ट्रॉफिक लेवल पे कम होते जाते हैं, तो एकदम सही बात है, एनर्जी घटती है। अ सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन फीड एट सेवरल ट्रॉफिक लेवल, क्या एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे पाया जा सकता है? बिल्कुल पाया जा सकता है। समझ लीजिए एक ह्यूमन है जो कि नॉन वेजिटेरियन है, तो वो चावल भी खा रहा है यानी डायरेक्टली प्लांट को भी खा रहा है, तो क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर। और वो चिकन भी खा रहा है यानी कि आपका हर्बीवोर को खा रहा है, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर की तरह काम कर रहा है, इस केस में वो कार्निवोर है। बिल्कुल अलग अलग लेवल पे पाया जाता है। डेट्राइटिवोर्स फीड एट ऑल ट्रॉफिक लेवल एक्सेप्ट एट प्रोड्यूसर लेवल, बिल्कुल गलत बात है भाई। कोई भी मरे डेट्राइटिवोर्स तो उसको खाएंगे ही भाई। किसी प्लांट की डेथ हो जाए आ गए डिकम्पोजर्स, किसी एनिमल की डेथ हो जाए आ गए डिकम्पोजर। पत्तियां खाती हैं किरणें, किरणों को खाता है बकरा, है ना भैया, पुष्पा का सॉन्ग यहां पर गाओ, एंड में शेर को कौन खाएगा, डिकम्पोजर ही खाएगा। डिकम्पोजर सबको खाता है, किसी को नहीं छोड़ता। प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर, प्लांट को डायरेक्टली हर्बीवोर खाता है, एकदम सही बात। उत्तर क्या हो गया आपका, सी हो गया, राइट। आइए, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल को क्या कहते हैं, डिफरेंट वर्टिकल लेवल को डिफरेंट स्ट्रेटा कहते हैं। तो इस पूरी स्कीम को हम लोगों ने क्या बोल दिया, स्ट्रेटिफिकेशन बोल दिया। एक इकोसिस्टम की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक स्ट्रेटिफिकेशन और एक स्पीसीज कंपोजिशन। समझ लीजिए मैं एक जंगल की बात कर रहा हूं, तो उस जंगल की दो मेजर प्रॉपर्टीज हैं। एक तो उसमें कौन कौन सी स्पीसीज रह रही हैं, कौन से प्लांट हैं, कौन से एनिमल हैं, कौन से हर्बीवोर हैं, कौन से कार्निवोर हैं, कौन से टॉप कार्निवोर है, सब कुछ। और दूसरा वहां पर स्ट्रेटिफिकेशन कैसा है, सबसे ऊंचे वाले पेड़ आपका टॉप लेयर, टॉप स्ट्रेटा बना रहे हैं, उसके बाद आपके छिछले पेड़ सेकेंड लेयर बना रहे हैं,
उसके बाद आपके श्रब्स आ रहे हैं, उसके बाद आपका हर्ब लेयर आ रहा है, उसके बाद आपका ग्रासेस लेयर आ रहा है। तो अल्टीमेटली वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हाइट के हिसाब से हमने मार्जिन बना रखा है, जिसको स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है। बहुत सिंपल सवाल, और आपका यहां पर बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे सॉल्व भी कर लिया। सिलेक्ट द ऑड वन आउट, अलग चीज को यहां पर हमें बताना है विद रिस्पेक्ट टू डीकंपोजर स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। एक पॉन्ड यानी एक तालाब के बॉटम पर पाए जाने वाले डीकंपोजर में से ऑड बताइए। फंगस डीकंपोजर होता है, बैक्टीरिया डीकंपोजर होता है, फ्लैजलेट डीकंपोजर होता है, फाइटोप्लैंक्टन तो खाना बनाता है ना, फाइटो मतलब प्लांट लाइक, ये तो प्रोड्यूसर होता है ना, खाना बनाता है। तो ऑड वन आउट तो यही हुआ, ये डीकंपोजर नहीं है, ये तो खाना बना लेगा। यहां पर आपको इस बात को अंडरलाइन करना है, यहां से सवाल आ सकता है। प्लांट की अगर आप बात करें यहां पर पॉन्ड में, है ना, तो यहां पर फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, सबमर्ज्ड प्लांट्स, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, ये सारे खाना बना सकते हैं। डिकम्पोजिशन कौन करता है? फंगस और बैक्टीरिया हर जगह मिलेंगे। पानी में आपको फ्लैजेलेट्स मिलते हैं और जमीन पे आपको मिलते हैं माइट्स। एनसीईआरटी में छुपा कर ये 2 पॉइंट्स लिख दिए गए हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी में एज इट इज नहीं दिए गए, डायग्राम्स में, लिगेंड्स में दिए गए हैं। तो फ्लैजेलेट पॉइंट पे आपको डिस्कशन अच्छे तरीके से समझनी है। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, साल की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो पूरे के पूरे अर्थ की है ड्राई वेट में, वो कितनी है? वो आपकी है 170 बिलियन टन। 170 बिलियन टन में से 115 जो है, 115 बिलियन टन वो लैंड की है और लगभग 55 बिलियन टन जो है ये आपकी ओशन की है। तो अगर आप अर्थ को देखें तो 70% अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर एंड 30% इज लैंड। लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी देखें तो आपको पता लगा कि 170 में से लगभग 70%, 115 बिलियन टन आपका लैंड प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हैं और 30% ओशन दिखा रखे। ओशन है 70% पर, प्रोडक्टिविटी 30%, लैंड है आपका 30% पर, प्रोडक्टिविटी 70%। तो कौन ज्यादा प्रोडक्टिव हुआ? लैंड इज मोर प्रोडक्टिव, टेरेस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी इज मोर देन aquatic productivity. Terrestrial productivity is more than aquatic productivity. ये यहां पर आपका एक अच्छा सवाल बनता है। करेक्ट, आगे बढ़िए। द मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। आराम से सुनिएगा, इतना प्यारा सवाल है ना जिसकी कोई हद नहीं है, इसमें तो आपको पोल मार्क कर लेना चाहिए। भाई एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या है? धरती पे कोई भी चीज मरी तो वो जमीन पे आके गिरी। एक फल जमीन पे गिरा, एक इंसान जमीन पे गिरा, एक भालू गिरा, एक चिपकली गिरी, एक मच्छर मर के गिरा। किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिक कंटेंट जमीन पे गिरता है और उसको तब की तब डिकम्पोजर्स पकड़ लेते हैं। लेकिन पानी में अगर किसी की मौत हुई तो वो बहुत नीचे चला जाएगा और हो सकता है वहां तक कोई अच्छा डिकम्पोजर ना पहुंच पा रहा हो उतनी गहराई तक। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में डीकंपोजिशन कम होती है, डेट्राइटस फूड चेन आपकी कम होती है, मेजरली ग्रेजिंग फूड चेन चल रही होती है, यानी प्लांट को एनिमल खाता है, वही वाली आपकी साइकिल चल रही होती है। लेकिन अगर आप लैंड पे देखें तो यहां पे तो जो भी मरा वो अर्थ पे गिरा, तो यहां पे डेट्राइटस फूड चेन एक मेन कंपोनेंट है ग्रेजिंग फूड चेन के कंपैरिजन में, ये आपका कंसिडरेबल कंपोनेंट है। तो यहां पर अगर आप देखें एक्वाटिक इकोसिस्टम में मेजर कंड्यूट क्या है आपका? जीएफसी होना चाहिए, जीएफसी होना चाहिए, है ना, जीएफसी होना चाहिए। लैंड पे अगर आप देखें तो डीएफसी होना चाहिए। लॉजिकली सोचेंगे। आ जाइए, यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा भैया जी? आपका ए हो जाएगा। करेक्ट है, काफी लोगों ने अच्छा किया है। आ जाओ भैया। द मास ऑफ लिविंग मटेरियल प्रेजेंट एट ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक ट्रॉफिक लेवल पे, या तो आप सारे प्लांट की बात कर लो, या सारे हर्बीवोर्स की, या सारे कार्निवोर्स की, एक पर्टिकुलर लेवल पे, एक स्टेज पे कितना ऑर्गेनिक मैटर है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। कितना ऑर्गेनिक मैटर एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ट्रॉफिक लेवल में पाया जा रहा है, दिस इज ऑर्गेनिक मैटर स्टैंडिंग क्रॉप। एंड कितना इनऑर्गेनिक मिनरल एक जगह पर एक पर्टिकुलर टाइम पे पाया जा रहा है, इसको कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। तो क्रॉप आपका वैसे भी ऑर्गेनिक होता है, तो याद कर लेंगे, है ना। तो स्टेट आपका क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक। के पहले सवाल पूछा जाता था, अब तो आपका क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप पर ही सवाल आ पाएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इकोलॉजिकल पिरामिड्स। गंदी बात का पता लगाना है इकोलॉजिकल पिरामिड के रिस्पेक्ट में। इट एज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन। इकोलॉजिकल पिरामिड ये मान के चलता है कि कोई फूड वेब है ही नहीं।
आदमी अगर सिर्फ चावल खा रहा है, सिर्फ गेहूं खा रहा है, तो ही उसको हर्बीवोर माना जाएगा। आप चिकन नहीं खा सकते, आपको या तो हर्बीवोर में रखेंगे या सिर्फ कार्निवोर में रखेंगे, विच इज रॉन्ग। ये बात सही है कि सिंपल फूड चेन कंसिडर करते हैं, पर करनी चाहिए फूड वेब। इट डज नॉट अकोमोडेट फूड वेब, वही बात आ गई, सिर्फ फूड चेन ये मान के चलते हैं, फूड वेब अकोमोडेट नहीं करते। सेप्रोफाइट्स आर गिवन अ प्रोमिनेंट प्लेस इन इकोसिस्टम, गलत। आप जब भी इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हो, आप प्रोड्यूसर बनाते हो, प्राइमरी कंज्यूमर बनाते हो, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, एक भी लेवल पे आपने सेप्रोफाइट या डिकम्पोजर्स का नाम नहीं लिया, एकदम गलत बात है। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल, जो मैंने बताया। अगर आप अलग अलग चीजें खाते हो तो आपको एक ही लेवल अलॉट होगा, विच इज रॉन्ग थिंग। आप ऐसे कभी भी करेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, तो उत्तर हो जाता है हमारा सी।